नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 101 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए जो आपके आने वाले सीटेट के साथ साथ अन्य टेट एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो सभी 4 विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा सा समय भी उसमें ज्यादा लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे। सीधा क्वेश्चन होगा और हमारा उत्तर होगा। तो देखिए, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास जो होता है किसका अधिक होता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसका सामाजिक विकास ज्यादा होता है। देखिए, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या होते हैं? तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है थोड़ा सा उसके अंदर वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, एकांत में समय बिताने वाला होता है और अपने ही ख्यालों में खोने वाला थोड़ा सा व्यक्तित्व होता है ना। मतलब अपने आप में अकेलेपन में भी वो बहुत खुश होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। और बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है हमेशा लोगों के भीड़, लोगों के साथ में रहना पसंद करता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहिर्मुखी जो होते हैं इनका सामाजिक विकास ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमेशा समाज के लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इनको एक अकेलापन जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बहिर्मुखी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, तो वो सोपान जो होता है उस समय अवधि को हम कहते हैं किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था जो होती है वहां पर किशोर जो होते हैं वो संवेगों से बहुत ज्यादा घिरे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आत्मसम्मान की जो भावना होती है का लक्षण रक्त स्थान में प्रकट करती है, तो किशोर अवस्था जो होती है वही आत्मसम्मान की भावना का लक्षण हमें प्रकट उसके अंदर देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन, तो निश्चित रूप से ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन जो है काफी बार सीटेट के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो ऐसा लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि ये एक लैंगिक पक्षपात की ओर सिर्फ प्रदर्शित हो रहा है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रक्तस्थान का हिस्सा है, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से होता है? तो ये संबंध आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोर अवस्था से होता है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है और आप सभी बहुत उत्तर अच्छे से इसका उत्तर भी जानते हैं। डिसलेक्सिया जो होता है एक पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ने संबंधित विकार इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की रक्त स्थान होती है, तो देखिए व्यक्तित्व में बुद्धि एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, वातावरण पर भी ये चीजें निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे अच्छी हमारे लिखावट होना चाहिए, सुंदर लिखावट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मौजक मॉडल जो था ये किसने दिया था? तो कैटल जो थे इन्होंने बुद्धि का तरल मौजक मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब कहां स्थापित की थी? तो देखिए ये विलियम वुंट ने इस प्रयोगशाला को सबसे पहले स्थापित किया था 1879 में, और ये जर्मनी के सिपनिंग में इसे लिप्सिंग में इसे स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 350 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं यदि हम स्वस्थ मनुष्य की, तो देखिए वो छोटे बच्चे का था और यहाँ पर स्वस्थ मनुष्य है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का लगभग 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, जन्म का समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म का समय लड़कों की लंबाई या लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता है, बस थोड़े से अंतर इनमें होता है। यदि हम देखें तो इसकी माप यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमें देखने को मिल जाएगी। जन्म का समय बालक बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच की होती है और बालिका की लंबाई जो होती है 19.5 यानी कि 19.5 इंच की होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के अस्थायी दूध के दांत जिन्हें हम कह सकते हैं कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दूध के दांत की संख्या 20 होती है। इसी प्रकार से स्थायी दांत से संबंधित प्रश्न आ जाए तो 32 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती है? तो देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक होता है ना, उसकी इंद्रियां बहुत तीव्र हुआ करती है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसे निकटवर्ती विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, ZPD का सिद्धांत भी से कहा जाता है। और जिसे ZPD का मतलब यहाँ पर जो हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है जैसे ZPD सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आता है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो देखिए, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए जो सिद्धांत दिया था ना, उसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब थोड़ी सी आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया है। तो बिल्कुल जीन पियाजे ने भी दिया है और वाइगोत्स्की ने दिया है, क्योंकि सिद्धांत जो है उसमें सबने अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने विचार रखे हैं। जीन पियाजे ने यहाँ पर इस जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें उनका ये मानना था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अनुकरण के बजाय खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे का ऐसा मानना था। जबकि वाइगोत्स्की का यहाँ पर ऐसा मानना था कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है ये कुछ सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पड़ोसी हुआ, विद्यालय हुआ, इसी के साथ में मित्र हुए, इन पर ये निर्भर करता है। तो इसलिए जो इनका सिद्धांत है, जो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अभी आपने उत्तर देख लिया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव होता है? तो अधिगम के द्वारा संभव होता है, और जिसमें सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान रिक्त स्थान वर्ष की आयु से शुरू होती है? तो ये लगभग 3 वर्ष की आयु से वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में है, तो वहां होगा, तो निश्चित रूप से वहां बच्चा सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अधिकार लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन। देखिए यहाँ पर आपको शब्द को समझना है, स्थायी परिवर्तन और एक होता है अस्थायी परिवर्तन। तो स्थायी का मतलब जो हमेशा हमेशा आपके अंदर परिवर्तन हो चुका है, जो अभ्यास के कारण होते हैं, उसे कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं सीखना कहते हैं। थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है? तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो विकास के किशोरावस्था का जो काल है, इसे अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। चलिए, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है उसी को कहते हैं खिलौनों की आयु। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम कहते हैं, तो उसे हम अभ्यस्तता यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए, छोटे मोटे चौड़े और गोल व्यक्ति क्रेशमर के द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये पिकनिक श्रेणी में आते हैं, और ये वर्गीकरण क्रेशमर के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडलर। और अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था बंडूरा और वॉल्टर्स ने ये किया था। कहीं कहीं पर बैंडूरा लिखा जाता है, तो वही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं गतिशीलता। अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसका प्रयोग किस पर किया था? तो ये किया था पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग। और बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये श्रेय जाता है जीन पियाजे को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होगा। 32 दांत इसमें होते हैं मानव के। और किशोर अवस्था जो होती है उसमें कितने दांत आते हैं? तो देखिए, एक बच्चे के अंदर तो 20 दांत होते हैं, परंतु जैसे बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर दांतों की संख्या जो होती है वो लगभग 28 हो जाती है।
और जब किशोर अवस्था की ओर बच्चे बढ़ जाते हैं तो उन्हें 4 दांत और आते हैं, जिन्हें हम अक्ल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 4 दांत और आते हैं किशोर अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मनुष्य के संरचना में कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 23 जोड़े गुणसूत्रों से हुई है, जिसमें 46 गुणसूत्र कुल इनको बोल सकते हैं। लिंग निर्धारण का गुणसूत्र जो जोड़ा होता है वो कौन सा होता है? तो 23वां जोड़ा, जिसे हम XY या XX के नाम से जानते हैं, वो लिंग गुणसूत्र होता है। डिंब की अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिंब की अवस्था जो होती है वो 14 दिन की होती है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पर आय लिखा है तो ये आय नहीं है, ये आयु है। आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो निश्चित रूप से किसी बच्चे के अंदर चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसमें तर्क करने, उसके चिंतन में तर्क की प्रधानता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, लगभग गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 से 12 किलोग्राम तक वजन महिला का बढ़ जाता है गर्भवती अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो लगभग 2 किलो 700 ग्राम से लेकर के ये 7 किलो 7.5 पाउंड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर किलो में दे दिया है और यहाँ पर पाउंड में दिया है, 7 से 7.5 पाउंड या फिर 2 किलो 700 ग्राम। चलिए तो दोनों में उत्तर है ये, ग्राम में और पाउंड में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। और मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसे जाता है? तो मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का जो श्रेय है विलियम जेम्स को जाता है। और अमेरिका के मनोविज्ञान जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रुडोल्फ गाइकल जो थे, ये इन्होंने 1590 में ही इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि का जनक माने जाते हैं? तो ये जनक है इसके आर्मस्ट्रांग, और ये खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि का जनक माने जाते हैं। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं ये अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा, इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया था हरलाक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। किस मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो स्टीफन्स ने ऐसा माना था कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो 13 से 19 वर्ष यानी किशोर अवस्था के अंदर आत्मगौरव की भावना पाई जाती है। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? तो लगभग 9 वर्ष की आयु के अंदर बालक में ये अवबोध देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल का समय जो होता है कब से कब तक का होता है? तो 6 से 12 वर्ष की आयु तक उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है। चलिए शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो निश्चित रूप से शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो कि 4 चरण यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, तो उसमें से एक चरण पूर्व संक्रियात्मक चरण भी है। कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं? तो निश्चित शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। तो विस्फोट और तनाव की स्थिति जो होती है वो हमें किशोर अवस्था में ज्यादातर देखने को मिलती है। उत्तर होगा किशोर अवस्था। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सर्वाधिक बल यहाँ पर इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है? तो ये निश्चित रूप से किशोर अवस्था के अंदर होता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र मतलब हमारे जो शरीर का रक्षा तंत्र होता है वो हमें दबाव से निपटने अर्थात तनाव से निपटने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार इसका उद्देश्य होता है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उस प्रकार के चिंतन को हम कह सकते हैं तार्किक चिंतन।
सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को रक्तस्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसे अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बुद्धि नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जर्मनी में 1879 को अंदर ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है, तो शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि 0 से 5 वर्ष के बीच हम इसकी आयु यहाँ पर शैशवावस्था की मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो सबसे पहले बालक माँ को ही पहचानता है। और अगला क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कर हर्स्ट ये डाल्टन पद्धति की जनक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बाल्यावस्था जो होती है ये बालक के गिरोह की अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर बालक जो होते हैं टोली में अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और उसी को गिरोह की अवस्था कहा गया है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोर अवस्था जो होती है उसमें बालक के अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने यह सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था जो होती है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा या संस्था में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक मानसिक योग्यता का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है वो आयु कौन सी होती है? तो वो आयु होती है 14 वर्ष की। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। अगला क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित होता है, तो ये पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित होता है, जहां पर बच्चा जो है अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ पसंद करता है रहना। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध होता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में सहसंबंध जो होता है वो धनात्मक सहसंबंध इनमें होता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं, तो बच्चों के क्रियाकलाप यहाँ पर मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं इन्हें थोड़ी सी समायोजन की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, तो यहाँ पर हमारा शब्द होगा प्रतिक्रिया। बच्चों के सामाजिक विकास में रक्तस्थान का विशेष महत्व होता है, तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो उसे कौन सी अवस्था कहा जाएगा? तो उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, तो यहाँ पर अपसारी चिंतन हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा जो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घरों के अंदर दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो इस प्रकार से शिक्षा हम औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो निश्चित रूप से समाजीकरण की क्रिया जीवन भर यानी कि जीवन भर ये चलती रहती है। समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो परिवार ही जो होता है वो समाजीकरण की पहली पाठशाला होता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ निश्चित रूप से तर्क की प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है? तो बालावस्था जो होती है, बाल्यावस्था, ये आपस में झगड़ने की भावना की अवस्था देखने को इसमें हमें मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन हो तो उसे हम तार्किक चिंतन निश्चित रूप से कहेंगे। स्व प्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो शेष अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपनी वस्तुओं से बहुत प्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिकता नापने की विधि या स्केल कौन सी होती है? तो उसे हम कहते हैं समाज मिति या सोशियोमेट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोशियोमेट्री स्केल का निर्धारण या निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर एडलर ने इसका निर्माण किया है, समाज मिति विधि का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर कब सीख जाता है? तो ये सीख जाता है 1 माह में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया है क्रो ने। तो यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे
कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।